प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित मियाँ नसीरुद्दीन पाठ, जो कि उनका एक शब्दचित्र है, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लेखिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1925 गुजरात, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादल के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र और संस्मरण हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का प्रमुख साहित्य अकादमी सम्मान से ये सम्मानित हुई। साथ ही इनको सलाका सम्मान भी मिला और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से ये पुरस्कृत हुई। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती जी की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों मरजानी की मित्रों, शाहनी और हम हसमत का हसमत नामक पात्र। अगर हम भारत पाकिस्तान पर जो ये विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस पर अगर जिन भी लेखकों ने लिखा है उनकी एक बात करते हैं तो उसमें कृष्णा सोबती जी का नाम यशपाल राही मासूम रजा के साथ लिया जाता है। जितनी प्रसिद्धि यशपाल की झूठा सच को मिली, राही मासूम रजा के आधा गांव नामक उपन्यास को मिली, या फिर भीष्म साहनी के तमस को मिला, उसके ही साथ साथ उसी के समकक्ष इनकी भी एक कालजयी रचना है, कालजयी जिंदगी नामा। संस्मरण अर्थात सम्यक स्मरण, इनके जीवन में जो भी लोग आए उनको, जो उन्होंने स्मृति पुनः उनको याद करके उनके साथ बिताए गए क्षणों को लिखा। उसमें हम हसमत नामक शीर्षक जो इनकी कृति है, यह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक नवीन अभिनव प्रयोग था इनका, जिसमें इन्होंने, जैसा कि आप शीर्षक से ही देख रहे हैं, हम हशमत, हम अर्थात अपने को उन्होंने कहा, और हसमत उन्हीं के रूप में एक दूसरा पात्र उन्होंने मनगढ़ंत काल्पनिक पात्र गढ़ा, जिससे वो अपनी बातें कहती हैं। जब हम किसी से संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो वो एकाकी नहीं होता है। हम अपने मन में अपने से ही बात करेंगे तो जो हम अपने से बातें कर रहे हैं वही जो चरित्र है उनका हसमत के नाम के रूप में उभरता है, जिससे वो एक साधारण बात करती हैं और यही पुस्तकाकार रूप में आता है। उसी का एक भाग हम आज पढ़ने जा रहे हैं, मियाँ नसीरुद्दीन। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। इनकी भाषा में संस्कृत के शब्द भी आपको मिलेंगे, तो उर्दू भाषा का जो बागपन है, जो उसकी खूबसूरती है, वो मिलेगी, नजाकत मिलेगी। पंजाबी थी तो पंजाबी की जिंदा दिली मिलेगी। ये सारे एक साथ आके, सारी भाषाओं के शब्द, हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के, पंजाबी के, एक साथ आके इनकी रचनाओं में आपको इकट्ठे मिलते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन शब्दचित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानुबाई जो रोटियां बनाते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभावों का शब्दचित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। अर्थात घटना बड़ी साधारण है कि रास्ते से जा रही हैं, एक खानदानी नानबाई मिलता है, मियाँ नसीरुद्दीन, उससे उनका वार्तालाप चलता है। ये वार्तालाप, ये संवाद आगे बढ़ता है और अंत तक जाते जाते एक ऐसे निष्कर्ष में पहुंचता है जिसमें मियाँ नसीरुद्दीन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो हमारे कामगर हैं, जो काम करते हैं, दर्जी हो, नानबाई हो,
रंगरेज हों, इन सब की पीड़ा को उभार देती हैं अंत तक आते आते। तो आइए आज हम इसी पाठ को पढ़ते हैं। और शब्द चित्र का मतलब क्या हुआ? जैसे कि चित्रकार है तो वो तूलिका के माध्यम से, रंगों के माध्यम से कागज़ पे चित्र को उभारता है, वैसे ही लेखक क्या करेगा? लेखक क्या होता है? वो शब्द शिल्पी है, वो अपने शब्दों के माध्यम से चित्र खींचता है। तो इसीलिए शब्द चित्र कहा। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपके सामने एक पूरा ढांचा खड़ा हो जाएगा मियां नसीरुद्दीन का। लगेगा आप पढ़ तो रहे होंगे पूरे घटना को, इस शब्द चित्र को, इस कहानी को पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपके सामने ऐसा उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से ऐसा चित्र उनका खींच दिया कि लगेगा कि कोई घटना एकदम जीवंत रूप में आपके सामने घटित हो रही है। तो ये क्या हुआ? ये लेखिका के लेखनी की विशेषता हुई। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। लेखिका दिल्ली की एक साधारण सी घटना का जिक्र कर रही हैं कि कुछ बात रही होगी तो जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बगल जामा मस्जिद के बगल से निकलती हैं तो वही कहीं कि अगर आज मैं यहाँ से, साहबों उन्होंने संबोधित किया है हम ही पाठकों को, मित्रों को, कि अरे दोस्तों, अगर उस दिन मैं उस गली से ना निकली होती तो ये जो राजनीति का, साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है दिल्ली, इतने चकाचौंध के बीच एक नानबाई से मैं मिल ही ना पाती, ना उसके मसीही अंदाज को जान पाती। आगे घटना क्या हुई वो घटना बताती हैं। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके वहाँ पे अचानक उन्हें आवाज़ आई कि ढेर सारा आटा है, उसको पट 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 करके साना जा रहा है। तो कानों को वो आवाज़ सुनाई दी, अचानक से वो ठिठक के वहाँ पे खड़ी हो गई। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, सेवइयाँ बन रही होंगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि अरे ये तो ख़ानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं, मौसमों की मार से पका चेहरा। अब देखिए यही उनकी लेखक की ये क्षमता की विशेषता है कि जो ये पूरा चित्र खींच रही हैं, आपके सामने एक वृद्ध पुरुष, एक नानबाई है, उसका चित्र आपके सामने आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं, मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भूलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। मौसमों की मार से पका चेहरा, एक उम्र गुजर गई है, वृद्ध पुरुष है। आँखों में काइयाँ भूलापन, जो दुकानदारों की धूर्तता होती है वो भी एकदम दिख रही है, और पेशानी अर्थात माथे पर जो सिकुड़न आ गई है, ये उनके एक अनुभव को बयां करती है। भाई मियां नसीरुद्दीन ने उनको जो है देखा तो कहते हैं हमें गाहक समझे। मियां ने नज़र उठाई और कहा फरमाइए। झिझक से कहा, ये तो अचानक से ठिठक गई थी। तो इन्होंने कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। थे तो नानबाई, लेकिन लग रहा था इस समय कि जिसके पास 5000 सैनिकों की पूरी जमात हो, इतने बड़े आदमी हैं। तो बड़े ही अंदाज से उन्होंने उनको जरा सा सिर हिला के कहा हाँ बोलिए, आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, अरे मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, कोई पत्रकार तो नहीं हो, यह खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं, बेकार का समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। कृष्णा सोबती जी कहती हैं, कृष्णा सोबती जी क्या कहिए कि उन्होंने जो हसमत नामक पात्र गढ़ा है वो पूछता है कि यह किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म, ये ज्ञान आपने कहाँ से हासिल किया। मियां नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, एक टक हमको पुतलियों से देखते हुए बोले और फिर तरेर कर
थोड़ा नाराज़ होकर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? अरे आप तो ऐसी बात कह दी, ये ज्ञान मुझे कहाँ से मिलेगा? क्या कोई नगीना साज मुझे बताएगा कि आईना साज के पास मिलेगा, या मीना साज बताएगा? जो नगीनों की सुनार जो काम करते हैं, जौहरी, वो मुझे बताएंगे कि जो आईने को गढ़ता है, आईना बनाता है, दर्पण, वो बताएगा? या जो सोने और चांदी के गहनों पे मीनाकारी करता है, वो मुझे बताएगा? अरे आपने ये कैसा प्रश्न पूछा? नान बाई हूँ तो मुझे मेरे परिवार के पुश्तैनी लोग ही ना इस काम के बारे में बताएंगे, या आपके अनुसार कोई रफूगर जो कपड़े को सिलता है, या रंगरेज जो कपड़ों को रंगता है, वो बताएगा? या फिर कोई तेली बताएगा, या तंबोली जो पान लगाता है? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। अब उनके अंदर थोड़ा गर्व आ गया कि मैं ऐसे ही सबसे नहीं पूछा हूँ, ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही। तो आप जो ये कहते हैं, पेशा तो हमारा ख़ानदानी है, लेकिन जो ये ज्ञान है, ये रोटियां पकाने का, अगर आप इसके बारे में कह ही रही हैं तो ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। मतलब हम कोई और काम करने नहीं निकले हैं, हमारा पुश्तैनी धंधा था, पुश्तैनी कामकाज था। जैसे ही मरहूम हुए हमारे पिताजी, हम उनके ही गद्दी को संभाल लिए, उनके स्थान पर आकर हम काम करने लगे। जब पिता की बात आई तो कृष्णा सोबती जी भी थोड़ा उत्सुकता उनके अंदर और जगी, और उन्होंने पूछा, आपके वालिद, आपके पिताजी? मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई कढ़िया वाले के नाम से, और उनके भी वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नाना बाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? ऐसा उन्होंने पूछा। तो मियाँ कहते हैं, नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोरा उपदेश सुन के ज्ञान नहीं आता है। जब तक हम उस चीज़ को परिश्रम से करें ना, उसका अभ्यास ना करें, तब तक ज्ञान हमें नहीं मिलता। बजा फरमाया है, बड़ी अच्छी बात बोली। पर यह तो बताइए कि जब आप, उन्होंने भट्टी की ओर इशारा करके कहा, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। ये बाल की खाल निकालने लगी कि भैया ये तो बताओ कि तुमने काम सीखा कैसे? नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, बीड़ी सुलगा रहे थे, आदत से मजबूर थे। थोड़ा गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। सीधा सीधा उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये ज्ञान हमने कहाँ से मिला। उनको हजारों उदाहरण के इसीलिए उनको मसीहाई अंदाज जो शुरू में कहा है ना, जैसे देवता ज्ञान देता है, तो ज्ञान दे रहे हैं उनको। और इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, जैसे आपके गुरु आपको मार देते हैं या डांट देते हैं कि आप कुछ सीखें। शागिर्द चुपचाप परवान करता है। शागिर्द उसका जो उनका शिष्य होता है, चुपचाप सुनता रहता है और वही परवान करता है, उन्नति करता है। तो समझे साहिब, एक तो ऐसी पढ़ाई हुई कि आपने क्रम से समझा। बच्चों, अलिफ बे जीम ये सब जो है फ़ारसी लिपि के शब्द हैं। जैसे आप देवनागरी लिपि में छोटा बड़ा काखा घांगा पढ़ते हैं, रोमन लिपि में आप जो है रोमन गिनती होती है और ABCD पढ़ते हैं, ऐसे ही ये फ़ारसी लिपि के शब्द हैं। समझे साहिब, एक पढ़ाई तो ऐसी हुई, और बाद बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब। उनकी एक आदत थी, चूँकि दुकानदार थे, हज़ारों लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो मीर साहब को आवाज़ दे के कहते हैं, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। तब तक इनका ध्यान फिर हसमत की ओर गया। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, उन्होंने टटोला बीच में, फिर छेड़ा उनको। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया हो कि सुकरात हों, जैसे बहुत बड़े दार्शनिक हो, दार्शनिक का नाम लिया कि जैसे सुकरात ही आके साक्षात सामने बैठ गए हों।
हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा न कच्ची में न नर्सरी में गया, न पक्की में, न कक्षा 1 में बैठा, सीधे पहुंच गया दूसरी में और जा बैठा तीसरी में। अब हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। ये मियाँ नसीरुद्दीन उल्टा सवाल पूछते हैं हमारी लेखिका से। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वो तो हमसे ही उल्टा बार बार पूछ रहे थे। आप ही बताइए कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। ये अपने लिए ही कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने कल्लन साहब को शाही नानबाई कहा था, ये उनके पोते थे। तो हंसते हुए बोले, मतलब मेरा क्या साफ ना था। लो साहिबो, अभी साफ़ करता हूँ, ज़रा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। जब लेखिका बार बार उनसे ये सवाल कर रही थीं कि आपको ये हुनर कैसे आया, ये 3 उदाहरणों के द्वारा वो बताते हैं कि कोई भी काम सीधे पढ़ लेने से, ज्ञान प्राप्त कर लेने से या सुन लेने से नहीं आता, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि मैं अगर बर्तन धोना ना सीखता, मैं भट्टी चलाना ना सीखता, उसको आँच देना ना सीखता, तो क्या मैं सीधे सीधे नानबाई बन पाता। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखे कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। अर्थात ज्ञान तो मिल जाए लेकिन उसका अभ्यास बराबर करते रहना, उसका अनुपालन करते रहना, उसको अपने व्यक्तित्व में ढाल लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि ज्ञान तो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा अगर आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे। जैसे आपको जो पढ़ाया गया, अगर आप उसको बार बार याद नहीं करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो एक समय के बाद भूल जाएगा। सिर हिलाया, हाँ साहिब माना। मियाँ नसीरुद्दीन तो जोश में आ गए थे। हमने ना लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते। कहने का मतलब है कि अगर छोटी सी दुकान ना खोले होते तो आज इतनी बड़ी दुकान में हम बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। लेखिका कहती हैं कि हमने सोचा कि अब ये उसी तरफ ना कहीं चले जाएं, तो इनको फिर धीरे से पकड़ लिया। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। मियाँ ने बड़ी तेज घूरा, बड़े तब काट खाने वाली नज़रों से उनको देखा। बहुतेरे हैं तो बहुत से नानबाई, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात हमारे बुजुर्गों से। फिर वो अपनी डींग हाँकने लगते हैं कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँपनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़। बड़ा आश्चर्य हुआ लेखिका को। उन्होंने पूछा, तो बोलते क्या हैं, क्यों ना बनती साहिब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा अब इनको धीरे धीरे लगा कि हमारा आना कुछ रंग लाया लगता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खासी चीज़ होगी। अब फिर मियाँ तो डींग हाँक रहे थे, कैसे अब बताते। इन्हें तो सिर्फ अपने ख़ानदानी नानबाई होने पे गर्व था और अपने पुरखों की बड़ाई हाँक रहे थे, पता तो था नहीं। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है, इन्होंने सोचा ज़रूर कुछ बताने वाले हैं बड़ी बात। लेकिन नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो पर हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। ये भी समझ गई थी कि बस ये बोले जा रहे हैं, तो मज़ा लेने के लिए टोक कर कहती हैं, कहावत यह सच्ची भी है कि आगे आप समझ सकते हैं कि झूठी है। मियाँ ने तरेरा। मियाँ थोड़ा नाराज़ हो गए, और क्या झूठी है, आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ क्या काम। झूठ से रोटी पकेगी, क्या पकती देखी है कभी। रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को। अरे वह लौंडिया, वो लड़की आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। इन्होंने फिर एक प्रश्न दाग दिया। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे।
पूछिए, अरे बात की ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। मतलब पूछिए जो पूछना है, पूछ ही तो रही हैं, इससे अधिक क्या कर सकती हैं, उम्र तो अब वैसे भी हो गई है। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच की 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। अब मियाँ थोड़ा नाराज और हो गए। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना, कि किया नहीं है, किया ही है, हमारे नानबाई तो शाही थे ही। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। ये भी एकदम बाल की खाल निकालने पर तुली हुई हैं। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, ये मुहावरा है, मतलब बात की बहुत गहराई में जाना, तह में जाना। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो क्या ये काफ़ी नहीं है, सो क्या काफ़ी नहीं। हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम ले लेते तो उसे वक्त का मिला लेते हम। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारा ही मजाक उड़ा रहे हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है, थोड़ा फिर दासनी रूप में आ गए अपने। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। उन्होंने तो जहाँ पनाह कह दिया, जहाँ पनाह बादशाह सलामत, लेकिन कौन से हैं ये अभी भी उनको पता ही नहीं, तो बताते कैसे। तो ये भी कम नहीं थी। लेखिका के मन में फिर सवाल उठा। इन्होंने पूछा, कौन से, बहादुर शाह जफ़र की कोई और। मियाँ एकदम से खींच गए, बोले, फिर अलट पलट के वही बात, बार बार आप वही चीज़ क्यों पूछ रही हैं। लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है। बस हमने कह दिया कि बादशाह सलामत थे तो थे, कोई आपको उनके नाम पत्र व्यवहार तो करना नहीं कि डाक खाने वाले के लिए एकदम सही नाम आपको जानना ही जानना है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला कर के अपने कारीगर से बोले, देखिए ये तो एकटक घूरती चली जा रही हैं। तो अपने जो कारीगर थे उससे बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, काम से निपटें। जैसे आपके घर में कोई ज़्यादा देर रुक जाए और आपको कुछ करना होता है तो आप अचानक से घड़ी देखने लगते हैं, या घर वालों से कहते हैं ना, अरे भाई ज़रा ये काम कर दो, अब हमें निकलना है। तो ये एक तरह से उनसे कह रहे थे कि अब वार्तालाप ख़त्म करो, अब हमें अपना काम भी करना है। तो अरे वो बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, काम से निपटें। ये पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। या बब्बन मियाँ कौन है साहिब। अब मियाँ एकदम रुखाई से, बड़े ही रूखेपन से बोलते हैं, जैसे फांकी काटती हो, अपने कारीगर और कौन होंगे। अरे भाई मेरा कारीगर है और कौन है। मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबूर ना छेड़ने का फैसला किया। इतना ही किए कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। मन तो हो रहा था लेखिका का कि इनसे अब इनके बेटे बेटियों के बारे में सवाल करें, लेकिन मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर जो उन्होंने क्रोध का भाव देखा, लगा कि अब तो मैंने एक भी सवाल पूछा है इनसे इनका निजी, तो बस ये जैसे एक तूफ़ान आने वाला है, अंधड़ आंधी आने वाली है, ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ करेंगे। ये सोच के इन्होंने उस बात को नहीं छेड़ा, बस इतना ही पूछा कि ये आपका शिष्य है। तो उन्होंने जवाब दिया, खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। खाली शिष्य ही नहीं है, सीखते तो हैं लेकिन पैसा भी देता हूँ काम का। 2 रुपये मन आटे का देता हूँ तो 4 रुपये मन मैदे की मजूरी देता हूँ। अब आगे का सवाल इन्होंने किया, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, मतलब अब जल्दी जल्दी बात को ख़त्म करना चाह रहे थे। बाकर खानी, शीरमाल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदी, दीजा, गाजेबान, तुनकी इत्यादि रोटियां पकती हैं। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम।
कुल मिला के यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन अंत में बात को ये कहानी, जब ये शब्द चित्र ख़त्म हो रहा है इस संवाद से, तो ये आज की वर्तमान दशा की बात कर रहे हैं कि बस लोग भाग रहे हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा जब खाना पकाने वाले की भी कद्र होती थी, उसका भी सम्मान होता था, लोग उसके खाने की तारीफ़ करते थे, उसका सम्मान करते थे। आज के समय में तो बस एक ये व्यवसाय का रूप ले लिया है। किसी के पास समय नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। लोग आते हैं, बस खाया, पेट में गया और चल दिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। ये पुराने समय और आज के समय को याद करते हुए एक गहरी सांस भरते हैं और यहीं से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। बच्चों, इसको ध्यान से एक बार आप रीडिंग लगाइएगा, जो ना आए पूछिए। इसकी अगली कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। धन्यवाद।